तो हेलो हमारे प्यारे शेर और शेरनियाँ, तो कैसे हैं? आशा है, उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त तरीके से आप अपने पढ़ाई को और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आ गए हम जो क्लास 10th के चौथा लेसन आपका चल रहा था, जिसका नाम था विद्युत धारा। इसके पार्ट 2 वीडियो को लेकर आ गए हैं। इससे पहले हम लोग एक क्लास को पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर के अंतर्गत हमने पिछले क्लास में क्या क्या पढ़े बता देते हैं आपको कि आवेश क्या होता है, विद्युत धारा क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है। इससे जुड़ा बहुत सारे प्रश्न को हम लोग पढ़े हैं। अगर आप नहीं देखे होइएगा तो आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि सीक्वेंस में चलिएगा तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो आज का क्लास हम शुरू करते हैं एकदम अच्छे तरीके से। एकदम आप क्लास में बने रहिएगा अंत तक, भागिएगा नहीं। देखिए, जो अगर भाग गया, सिचुएशन को हैंडल नहीं किया, वो बच्चा और वो इंसान ना उसके अंदर अच्छा करने की और सफलता जो आने की जो सफलता की सीढ़ी है वो प्राप्त नहीं हो पाता है। तो इसीलिए आप वीडियो को एकदम अच्छे तरीके से देखिएगा, ठीक है ना। अगर लगेगा कि हाँ इसको नोट करना है तो उसको पॉज कर आप नोट भी कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आपका, और बेहतर तरीके से आपका एग्ज़ाम का तैयारी चल रहा होगा। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, आज का हमारा जो शुभ विचार है कि ज़िंदगी में किताबें और इंसान दोनों को पढ़ना सीखिए, क्योंकि किताबें से ज्ञान और इंसान से अनुभव मिलता है। आप देखिएगा कि कोई चीज़ जब पढ़ते हैं तो उससे बहुत सारे अर्थ को ग्रहण करने का प्रयास करिए, और इंसान से भी सीखिए कि जब कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है तो उससे वो कार्य करने में किस प्रोसेस का सहारा ले रहा है। अगर मान लीजिएगा रोड रास्ते पर चल रहे हैं, किसी दुर्घटना हो रहा है, कोई कार्य हो रहा है, तो वहाँ पर भी देखकर अपने आप से सीखिए कि हम अपने ज़िंदगी के ऊपर क्या चीज़ फॉलो करें, ठीक है। तब जाके अनुभव बढ़ेगा, क्योंकि जो देखिएगा उम्र के साथ अनुभव बढ़ते रहता है। और अनुभव कब बढ़ेगा? जब आप गौर करिएगा, चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। जब किताब पढ़ रहे एकदम पढ़ रहे हैं उससे कोई फायदा नहीं। पढ़ कर अर्थ ग्रहण कर रहे हैं, तब वहाँ पर आपका ज्ञान की प्राप्ति होगा। और इंसान से भी सीखिए कि एक इंसान इस धरती पर इंसान कैसा होता है, किस तरह का उसका अनुभव होता है, सब जानने की ज़रूरत है। क्योंकि इंसान के संपर्क में आने से होता क्या है, उसके व्यवहार को, उसके गुण अवगुण को जानिएगा, तब आपके अंदर अनुभव आएगा, ठीक है। तो आज का शुभ विचार यही रहेगा। चलते हैं, शुरू करते हैं। इससे पहले के हम लोग वीडियो में बहुत सारे प्रश्न को पढ़ चुके हैं। आज का जो क्लास शुरू होगा, पहला जो टॉपिक है जिसका नाम है प्रतिरोधकों का समूहन, ठीक है। प्रतिरोधकों का समूहन पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग पढ़े हैं प्रतिरोध क्या होता है। तो एक बार आपको और बता देते हैं कि प्रतिरोध क्या होता है। कि जब किसी परिपथ में आवेश या धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें आवेश के प्रवाह का विरोध होता है। कहने का मतलब है कि आप रास्ते में जा रहे हैं, आपको जो रुकावट डाल रहा है, वो रुकावट जो होता है ना, वही एक तरह का प्रतिरोध है। इसमें रुकावट कब आता है? जब कोई तार है, कोई केबल है, यहाँ पर इसमें करंट प्रवाह हो रहा है, 220 वोल्ट दिए इस तार में करंट, ठीक है। लेकिन यहाँ आउटपुट जो है यहाँ पर कम में निकल रहा है, ठीक है। यहाँ पर 200 वोल्ट ही निकल रहा है। आखिर ये 20 वोल्ट का हुआ क्या? 20 वोल्ट का क्या हुआ? तो प्रतिरोध के द्वारा क्या हो गया? समाप्त हो गया। प्रतिरोध के द्वारा क्या हो गया? समाप्त हो गया। मतलब जो धारा के प्रवाह का विरोध किया है उसी को हम लोग क्या कहें? प्रतिरोध। और प्रतिरोध का यूनिट बेहतरीन तरीके से आपको पता है क्या होता है? ओम होता है। प्रतिरोध का सूत्र भी पता है, तो आप जरूर देख लीजिएगा, ताकि अगला ये जो क्लास चल रहा है बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। चलिए, हमारा प्रश्न है प्रतिरोधकों का समूहन। समूहन मतलब होता है ग्रुपिंग, ग्रुप। आप ग्रुप कैसे बनाते हैं? तो सोचिएगा कि ग्रुप बनाने के लिए हमको कम से कम चाहिए 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक आदमी चाहिए, तब तो आपका ग्रुप बनेगा। अकेला ग्रुप नहीं बनेगा, अकेला इंसान ग्रुप नहीं बनाया, कम से कम 2 चाहिए या 2 से अधिक। तो ये बोलेंगे 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधकों को एक दूसरे से कई विधियों द्वारा जोड़ा जा सकता है, ठीक है। कई विधियों द्वारा जोड़ा जा सकता है, इसी को कहेंगे क्या? प्रतिरोधकों का समूहन। बोलिएगा, 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधकों को आपस में जोड़ना ही कहलाता है प्रतिरोधकों का समूहन, या संयोजन भी बोलते हैं, ग्रुपिंग, ठीक है, या कॉम्बिनेशन, संयोजन। प्रतिरोधकों का संयोजन या समूहन। तो बोलिएगा, 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधकों को आपस में जोड़ना ही कहलाता है प्रतिरोधकों का समूहन। पूछिएगा कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का होता है। एक में श्रेणी क्रम समूहन, ठीक है, श्रेणी क्रम समूहन हो जाएगा। एक होता है समांतर क्रम समूहन।
सीरीज ग्रुपिंग हो जाएगा, एगो पैरेलल ग्रुपिंग। तो प्रतिरोधकों का समूहन कितने प्रकार के, दो तरीके से हम लोग करेंगे, श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में हम लोग तुलना भी जान लेते हैं, मतलब अंतर क्या क्या होता है थोड़ा जान लीजिए। ये दोनों में आपसे प्रश्न पूछेगा, फिर इसको हम लोग फार्मूला द्वारा भी प्राप्त करेंगे। जितना प्रश्न इस पर बनेगा पिछले ईयर में पूछा गया वे सभी बनाएंगे। श्रेणी क्रम समूहन और समांतर क्रम समूहन में आपसे पूछेगा अंतर। ठीक है, अगर अंतर पूछेगा तो कैसे उसको लिखिएगा आप देख लीजिए। यहाँ पर हम बताए हैं कि सभी प्रतिरोधकों में एक ही धारा प्रवाहित होती है। अब कोई चीज़ सीरीज में है, ठीक है, श्रेणी सीरीज मतलब हुआ एक ही लाइन में, एक ही पंक्ति में है, तो वहाँ पर अगर कनेक्शन हम दे रहे हैं तो पूरे अगर एक ही लाइन में है तो धारा पूरी लाइन में एक समान होगा। धारा क्या होगा, एक समान होगा। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है कि एक ही धारा प्रवाहित होती है, लेकिन समांतर क्रम में अगर होगा तब प्रतिरोधकों के बीच धारा जो है अलग अलग होता है। अलग अलग धारा होगा तो विभवांतर वहाँ पर एक जैसा होता है। ठीक है, पहला अंतर रहेगा सभी प्रतिरोधकों में एक ही धारा प्रवाहित होती है, परंतु उनके सिरों के बीच विभवांतर उनके प्रतिरोधों के अनुसार अलग अलग होता है। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में धारा समान होता है लेकिन विभवांतर क्या होता है, अलग होता है। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, श्रेणी क्रम में क्या समान होगा, तो बोलिएगा जो आपका समान होगा बराबर होगा तो धारा होगा। सभी में धारा क्या होगा, बराबर होगा। अलग अलग क्या होगा, तो बोलिएगा अलग अलग होगा। सभी प्रतिरोधों में अलग अलग क्या होगा, तो प्रतिरोध होगा, विभवांतर होगा। क्या होगा, विभवांतर यहाँ होगा। विभवांतर क्या होगा, अलग अलग होगा। अब इस तरह की इसमें आइए, पहला अंतर सभी प्रतिरोधकों के बीच उसके अपोजिट विभवांतर एक समान होगा। विभवांतर क्या होगा आपका, एक समान होगा, लेकिन धारा का मान वहाँ पर अलग अलग होगा। इसमें क्या होता है, विभव के मान समान होगा, विभवांतर के मान क्या होगा, समान होगा। इसका अपोजिट विभवांतर क्या होगा, इसमें समान होगा। अलग अलग कथी होगा, तो अलग अलग हो जाएगा आपका भिन्न भिन्न। इसमें अलग अलग क्या हो जाएगा, तो बताइएगा, अलग अलग इसमें हो जाएगा आपका धारा। ठीक है, इससे हम दो अंतर बना सकते हैं। अगर इसको हम अलग अलग करके बोले तो बोलिएगा श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है सभी प्रतिरोधों में, श्रेणी क्रम में अगला बोलेंगे कि विभवांतर के मान अलग अलग होता है। इसको हम दो अंतर बना सकते हैं, वो तो आपके ऊपर निर्भर कर रहा है। दूसरा अंतर देखिए, प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध सभी प्रतिरोधकों के अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। ठीक है, हम इसको सिद्ध भी करेंगे, जो श्रेणी क्रम समूहन है और समांतर क्रम समूहन, और इसका हम व्यंजक भी प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर हमने बताए हैं कि प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध सभी प्रतिरोधकों के अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर। मान लीजिए कोई तार में 2 ओम प्रतिरोध है, 3 ओम है, 4 ओम। अगर समतुल्य प्रतिरोध निकालना है तो सभी अलग अलग प्रतिरोधों को योग करेंगे तब निकलेगा समतुल्य प्रतिरोध। इसमें देखिए, प्रतिरोधकों के समतुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, हम सिद्ध भी करेंगे इसको। ठीक है, सभी प्रतिरोधकों के अलग अलग प्रतिरोधकों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तीसरा अंतर देखिए, समतुल्य प्रतिरोध का मान प्रत्येक प्रतिरोधों के मान से अधिक होता है। श्रेणी क्रम में हमेशा प्रतिरोध का मान अधिक आएगा। ठीक है, और समांतर क्रम में जो होता है प्रतिरोधकों का मान कम होता है। क्या होता है, कम होता है। तो यही बताए हैं कि समतुल्य प्रतिरोध का मान प्रत्येक प्रतिरोध के प्रतिरोधकों के मान से क्या होता है, कम होता है। चौथा अंतर है, किसी एक प्रतिरोध को परिपथ से हटा दिए जाने पर बचे हुए प्रतिरोधकों से प्रवाहित होने वाली धारा शून्य हो जाएगी। अब इसमें है, किसी एक प्रतिरोध को परिपथ से हटा दिए जाने पर बचे हुए अन्य प्रतिरोधकों का धारा प्रवाहित होती रहेगी। आपको हम इसको बता देते हैं। ठीक है, क्या हम अंतर बताएं, एक बार फिर आपको हम चर्चा कर देते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, एक हम लिए श्रेणी क्रम। क्या लिए, श्रेणी क्रम। यहाँ पर हम श्रेणी क्रम लिए, श्रेणी क्रम, और दूसरा इधर ले लिए हम समांतर क्रम। हम दोनों में अंतर जान रहे हैं, दोनों में क्या जानना है, अंतर। दोनों में जानना है अंतर।
तो इसमें हम क्या बताए, पहला अंतर कि सभी प्रतिरोधों में एक ही धारा प्रवाहित होती है। सभी प्रतिरोधों में एक ही धारा प्रवाहित होती है। इसमें क्या लिखेंगे कि सभी प्रतिरोधों में अलग अलग धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, एक अंतर हुआ। आप दूसरा लिख सकते हैं, तो इसमें जब प्रतिरोध में एक ही प्रतिरोध, जब जितना भी प्रतिरोध एक ही धारा प्रवाहित होती है तो अलग क्या होगा, तो अलग इसमें विभवांतर होगा। बोलेंगे सभी प्रतिरोधों के बीच विभवांतर अलग अलग होता है। इसमें अलग अलग होता है। इसमें क्या बोलिएगा कि सभी प्रतिरोधों के बीच विभवांतर एक ही होता है। ठीक है, यहाँ पर इसमें धारा का मान एक समान बहेगा, सभी प्रतिरोध में विभवांतर के मान अलग अलग रहेगा। तीसरा अंतर लिख सकते हैं, बोलिएगा कि इसमें सभी प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध, इसमें लिखेंगे क्या कि समतुल्य प्रतिरोध का मान अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। फिर इसमें क्या लिखिएगा आप कि समतुल्य प्रतिरोध का मान अलग अलग प्रतिरोधों के अलग अलग व्युत्क्रम प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। ठीक है, इसमें प्रतिरोध का योग करेंगे तो इसका मान अधिक आता है, अगला अंतर लिख सकते हैं इसमें क्या आता है, कम होता है। तो इस तरीके से आप 2-3 अंतर याद कर लीजिएगा। यहाँ पर हमने बताए हैं आपको, यहाँ पर देख सकते हैं, इस चार्ट में भी आपको हम बता दिए कई सारा अंतर इसमें है। ठीक है, और हमने आपको लिखकर भी बता दिए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, तो आप याद कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं, इसको हम क्या करते हैं, इसके लिए हम व्यंजक प्राप्त करते हैं। अब पूछेगा श्रेणी क्रम समूहन के लिए व्यंजक प्राप्त करें। आपका प्रश्न रहेगा, प्रश्न क्या रहेगा, श्रेणी क्रम समूहन के लिए व्यंजक प्राप्त करें। चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको प्राप्त करेंगे। व्यंजक क्या कितना प्राप्त करना है ये आपको हम बता देते हैं। तो RS बराबर, अगर हम 2 गो प्रतिरोध ले रहे हैं तो R1 प्लस R2, 3 गो ले रहे हैं तो R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, R3
डॉट डॉट डॉट, मतलब इसके अलावा भी हो सकता है। यही हमको क्या करना है, प्राप्त करना है। R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस R3, इसके अलावा डॉट डॉट Rn तक हो सकता है। मतलब हम 2 या 2 से अधिक ले सकते हैं। तो इसको प्राप्त करने के लिए हमको श्रेणी क्रम में क्या है, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम समूहन के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। मतलब हमको प्रतिरोध रखना है किस क्रम में, समूहन क्रम में रखना है। तो हम प्रतिरोध ले लेते हैं। आप बोलिएगा कि सर कितना ले लेते हैं, आप 2 या 2 से अधिक ले सकते हैं, हम 3 को ले लेते हैं। और प्रतिरोध को डिनोट कैसे करते पता है आपको, हम बता देते हैं। प्रतिरोध को इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। ये जो यहाँ पर देख सकते हैं ऐसी संरचना प्रतिरोध का होता है, ऐसी, ठीक है। किसका होता है, ये प्रतिरोध का होता है। तो ऐसी संरचना को हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं, 3 को बना लेते हैं। चलिए कितने हम बना लेते हैं, हम 3 बना लेते हैं। यहाँ पर आपको चित्र हम बनाकर बता देते हैं। एक ले लिए, फिर हम एक ले लेते हैं, 2 ले लिए। चलिए इसका नाम R1 R2 R3। यहाँ देख सकते हैं हम 3 प्रतिरोध ले लिए हैं, नामकरण भी कर दिए। एक प्रतिरोध का नाम R1 दे दिए हैं, दूसरा R2, तीसरा का दे दिए हैं R3। हमको इसको समूहन करना है, मतलब इसको क्या करना है, कनेक्ट करना है। तो ये प्रथम प्रतिरोध है, ये द्वितीय प्रतिरोध है, तृतीय प्रतिरोध है। एकदम ध्यान से देखते चलिए, एकदम अच्छे से मेरे साथियों जितने हैं प्रश्न, ये सभी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। बस आप ध्यान से देखते चलिए, कलम कॉपी रखिएगा, समझ में पूरा आ जाएगा तो उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और एक बात कहेंगे कि आपका ये जो चैनल है, ठीक है ना, इस चैनल से अगर आप एकदम तरीके से जुड़ गए हैं, अगर नहीं जुड़े हैं तो आप एक विश्वास बनाइए और आप एक दिन कहिएगा कि इतने कम समय में ये आपका भाई का ये जो चैनल है कितना ग्रो कर गया है, कितना आगे चल गया है। तो इसीलिए आप विश्वास बनाइए और विश्वास बना के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे जितने भी साथी हैं उनके पास शेयर कर दीजिएगा। क्योंकि जब आपका प्यार बना रहेगा तो हम लोग के लगेगा कि नहीं, हमको और ऊर्जा हमारे अंदर आए और खूब एनर्जी के साथ क्लास को ले, ठीक है। और जितने भी क्रैक कोर्स अभी चल रहा है यूट्यूब पर, ठीक है ना, वे सभी चीज़ों को आपको हम इसके माध्यम से एकदम डिटेल के साथ, क्रैक कोर्स जो नाम है ना, वो क्रैक शब्द जो दिया गया है कि जल्दी जल्दी, मतलब हड़बड़ में गड़बड़, सुने हैं ना कहानी, चित्रकार करता है किकर कान कहाँ शिफ्ट कर देता है, तो ही है। तो आप क्रैक कोर्स में हड़बड़ में गड़बड़ करिएगा, एकदम बहुत बहुत पढ़ा देगा, धधा दे देगा, एकदम पूरा क्लियर नहीं हो पाएगा, सिलेबस ख़त्म कर देगा, हो जाएगा। तो वे सारी चीज़ों को हम क्लास के माध्यम से यहाँ पर आपको हर क्लास का वीडियो यहाँ पर उपलब्ध मिलेगा और यहाँ पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, सभी सब्जेक्ट का वीडियो उपलब्ध है, तो ज़रूर देख लीजिएगा। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, विश्वास बनाइए और पढ़िएगा कि जो इस चैनल से जुड़ा हुआ है ना वो बेहतर किया है, और जो हड़बड़ में गड़बड़ करने गया है, इधर उधर भटका है, उसका क्या पता, और तो बाकी जब परिणाम आएगा तब की बात है। अभी आप चैनल को सब्सक्राइब करके अपने साथियों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए इसको हम कनेक्ट कर देता है, क्योंकि इसमें क्या बोला है, समूहन करना है, ग्रुपिंग। इसको हम यहाँ कनेक्ट कर दिए। कनेक्ट कैसे किए हैं, तो प्रथम प्रतिरोध के इधर वाला पहला सिरा, इधर वाला दूसरा सिरा। तो प्रथम प्रतिरोध के अगर परिभाषा लिखना है, प्रथम प्रतिरोध के दूसरा सिरा को द्वितीय प्रतिरोध के पहला से जोड़े, फिर दूसरा सिरा को तीसरा प्रतिरोध के पहला सिरा से जोड़ दिए, यहाँ पर कनेक्ट हो गया। अब बाद में क्या करते हैं, ये सारी चीज़ों को एक सेल से जोड़ देते हैं, एक सेल से जोड़ देते हैं। अब प्लस जहाँ होता है ना, वहाँ से क्या होता है, धारा का फ्लो होता है। यहाँ पर देख सकते हैं धारा का क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा चित्र बन के क्या हो गया, तैयार। अब बताइए कि सर इसके बीच धारा कितना प्रवाहित होगा, तो धारा सभी में एक जैसा होगा, धारा के मान क्या रहेगा, I रहेगा। लेकिन वे सभी प्रतिरोध के सिरा पर जो विभवांतर होगा, विभवांतर के मान क्या रहेगा, तो बोलिएगा सर विभवांतर का मान हम अभी अंतर में जाने हैं कि श्रेणी क्रम में अलग अलग होता है। तो इसमें विभवांतर होगा V1, इसमें उत्पन्न होगा V2, इसमें क्या हो गया V3, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा चित्र बन के रेडी हो गया। अगर परिभाषा की बात करें तो क्या लिखिएगा कि श्रेणी क्रम, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम समूहन करने के लिए, जरूर आप नोट कर लीजिएगा, हम बोल रहे हैं अगर आपको लिखना है तो
प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम समूहन करने के लिए प्रथम प्रतिरोध के दूसरा सिरा को दूसरा प्रतिरोध के पहला सिरा से, कौमा दूसरा प्रतिरोध के दूसरा सिरा को तीसरे प्रतिरोध के पहला सिरा से जोड़कर बाद में प्रथम प्रतिरोध के पहला सिरा को तृतीय प्रतिरोध के दूसरा सिरा को एक साथ जोड़कर एक सेल लगा देते हैं। इस प्रकार के व्यवस्था को कहते हैं श्रेणी क्रम समूहन। इस प्रकार के व्यवस्था को कहते हैं श्रेणी क्रम समूहन। चलिए हम व्यंजक प्राप्त करते हैं, तो इसको थोड़ा रचना कर देते हैं। बस बहुत कम समय में आप देखते चलिए, एकदम आसान विधि से आपको हम इसका व्यंजक प्राप्त करेंगे। लिखेंगे थोड़ा रचना में कि माना कि, लिख लेते हैं माना कि R1 R2 और R3 तीन प्रतिरोध है। क्या है, इसका रचना हम कर रहे हैं चित्र के बारे में। माना कि R1 R2 और R3 तीन प्रतिरोध है जिनके बीच I धारा प्रवाहित होने से उनके बीच विभवांतर V1, V2 और V3 उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तब लिखेंगे अब कुल विभवांतर V बराबर टोटल क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। हमको टोटल निकालना है, तो इसमें जितना विभवांतर है सभी को क्या करना होगा, जोड़ना होगा। सभी प्रतिरोध के ऊपर विभवांतर अलग अलग होगा। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे V1 प्रतिरोध पर विभवांतर अरे R1 यहाँ पर क्या लिखेंगे, R1 प्रतिरोध पर विभवांतर V1 बराबर। तो आप ओम के नियम से पिछले क्लास में हम आपको बताए हैं कि V बराबर क्या होता है, IR। V बराबर क्या होता है, IR। तो यहाँ पर हम लिखेंगे V बराबर I और R। जब V1 हम विभवांतर V1 ले रहे हैं तब प्रतिरोध क्या है, R1 है। चलिए इसको हम समीकरण 1 माने थे, यहाँ पर मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक है, इसको हम मान लिए समीकरण 2। फिर लिखेंगे इसी तरह क्या लिखेंगे हम, R2 प्रतिरोध पर विभवांतर, तो V2 बराबर क्या हो जाएगा, I और V2 पर क्या है, R2, समीकरण 3। चलिए फिर इसी तरीके से लिखेंगे R3 प्रतिरोध पर विभवांतर उत्पन्न विभवांतर V3 बराबर क्या हो जाएगा, IR3, समीकरण 4। अब ये हमारा V1 के मान आया, V2 के मान आया, V3 का मान आएगा। ये तीनों मान के हम रख देंगे समीकरण 1 में। प्लस समीकरण 1 में समीकरण 2, 3, 4 के मान रखने पर यहाँ पर हम लिख देते हैं आपको। ठीक है, समीकरण देखिए, समीकरण 1 में समीकरण 2, 3 और 4 का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में समीकरण 2 और 3 और 4 का मान रखने पर हमारा समीकरण 1 देख सकते हैं। यहाँ पर समीकरण 1 कितना है, तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। यहाँ पर हम लिख लेते हैं समीकरण 1 का मान V बराबर
V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, अब V1 के मान रखिए तो V बराबर V1 का मान देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिखाई देते हैं IR1, V2 के IR2, V3 के IR3। तो IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अब देखिए यहाँ पर हमने अभी बताया है आपको कि V बराबर क्या होता है बच्चों, तो IR होता है। V बराबर IR, तो V के जगह पर हम लिख देते हैं यहाँ पर V के जगह पर क्या लिख सकते हैं, I, चूँकि यहाँ पर लिख सकते हैं V बराबर IR। कौन क्रम में है, श्रेणी क्रम में, जिसको अंग्रेजी में सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं, तो पैर पर S लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने लिख लिए क्योंकि हम आपको ये प्रश्न को जितना है V बराबर IR ये ओम के नियम से आपको सिद्ध करके हम बताए हैं पिछले क्लास में। तो V बराबर क्या हो गया यहाँ पर IRS। अब ये मान V के जगह पर यहाँ रख देते हैं, तो V के जगह पर जब हम रखेंगे ये मान तो हो जाएगा IRS पैर पर। देखिए सब में I है तो I को कर देते हैं कॉमन, तो हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो RS बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। देख सकते हैं हमारा जो लक्ष्य था, जो टारगेट था, यहाँ पर जो लाना था वो आ गया। यही आपको सिद्ध करना था कि प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम समूहन के लिए व्यंजक RS बराबर हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, अब यहाँ पर आपको हम बता देते हैं अगर ज़्यादा प्रतिरोध होगा, यदि प्रतिरोधों की संख्या n हो, तब सूत्र आपका हो जाएगा RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट RN तक प्लस RN तक, मतलब जय गो प्रतिरोध होगा तय गो के हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, इस तरीके से देख सकते हैं बेहतरीन तरीके से हमारा व्यंजक यहाँ पर आ गया प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम समूहन का, यहाँ पर देख सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग सिद्ध करेंगे प्रतिरोधकों के समांतर क्रम। आपको एक प्रश्न बना दे के बता दे बच्चों कैसे पूछता है, तो हम बता देते हैं आपको किस तरीके से प्रश्न पूछेगा। आपको हम प्रश्न भी करना बता देते हैं किस टाइप का प्रश्न आएगा। प्रश्न आपका आएगा एग्जाम में, प्रश्न आपका आएगा इस टाइप का, यदि तीन प्रतिरोध R1 3 ओम 2 ओम और 5 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। मतलब कह रहा है प्रश्न में कि तीन प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, 2 ओम 3 ओम 2 ओम 5 ओम, तो श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो आपको सूत्र पर जाना है कि सर हमको सूत्र बताए हैं, और सूत्र बताए हैं क्या कि RS बराबर श्रेणी क्रम में 3 गो है तो 3 गो रख देंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर 4 गो रहता तो हम 4 गो ले जाते, 2 गो रहता तो 2 गो लिखते। उसके बाद R1 के मान कितना है तो देख सकते हैं 3 दिया हुआ है, फिर 2 दिया हुआ है, फिर कितना 5, इसको जोड़िए 5 2 7 और 7 3 कितना हो गया 10 ओम। तो हमारा समतुल्य प्रतिरोध जो हो गया RS बराबर श्रेणी क्रम में 10 ओम। इसी टाइप का प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा, और चित्र वाला कुछ आता है तो आपको हम वो भी बनाकर बताएंगे। फिलहाल हम लोग समांतर क्रम को सिद्ध कर लेते हैं। चलिए, समांतर क्रम को हमको सिद्ध करना है, तो समांतर क्रम को हम सिद्ध करते हैं। इसको हम थोड़ा इरेज कर लेते हैं ताकि इस पर हम क्या करेंगे, समांतर क्रम के लिए हम लोग व्यंजक प्राप्त कर लेंगे। आप चीज़ों को नोट करते चलिएगा, जब समझ में आ जाएगा ना तो उसको नोट कर लीजिएगा। नोट किए रहिएगा तो होगा क्या, उसको बार बार आप रिवीजन कर सकते हैं, देख सकते हैं। दिक्कत परेशानी होगा तो आप कॉपी को पलट कर उसमें
आप देख सकते हैं। तो श्रेणी क्रम जैसे हम सिद्ध किए उसी टाइप से हम लोग सिद्ध करेंगे कौन क्रम बच्चों, तो समांतर क्रम। चलिए यहाँ पर प्रश्न हम लिखते हैं, प्रश्न आपका पूछेगा क्या, समांतर क्रम, समांतर क्रम, समांतर क्रम समूहन के लिए, समांतर क्रम समूहन के लिए समांतर क्रम समूहन के लिए व्यंजक प्राप्त करें। अब बताइए कि प्रश्न आपके पास आएगा तो कभी कभी मान दे देता है, तो हमको कितना प्राप्त करना है ये भी आपको हम बता देते हैं। तो समांतर क्रम के लिए हमको व्यंजक प्राप्त करना है 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट डॉट डॉट, अगर ज़्यादा रहेगा तो 1/Rn तक। यही हमको क्या करना है, प्राप्त करना है। तो आप क्या करिएगा, आंसर भी याद रखिएगा। क्या रखना है, आंसर को भी क्या करना है, याद करना है। तो हमको समांतर क्रम समूहन के लिए व्यंजक प्राप्त करना है, तो 1/RP बराबर 1/, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हमको 2 लिखा गया है, ठीक है ना। यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या बच्चों, 1/R1। चलिए हम आपको फिर यहाँ पर लिख देते हैं 1/R1, ठीक है। 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट डॉट डॉट, अगर 4 है तो 4 तक हो जाएगा, 5 है तो 5 तक, 20 रहेगा तो 20 तक। हमको यही प्राप्त करना है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए हम बहुत कम समय में आपको हम इसका व्यंजक प्राप्त करके आपको हम बता देते हैं। जगह नहीं मिल रहा है इसीलिए लोग क्या करते हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं। आप ये जो है हम लिखे हैं इसको क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं, ताकि हमारा जगह पूरा चित्र बनाने के लिए मिले। चलिए चित्र बना देते हैं। हमको कौन क्रम में ले जाना है, समांतर क्रम में। तो हमको समांतर क्रम में ले जाना है, तो एक चित्र बना लेते हैं। इसके लिए समांतर क्रम के लिए हम 3 प्रतिरोध ले लेते हैं। एक ले लिए, समांतर की बात किया है बच्चों, तो हम 3 प्रतिरोध को ले लिए कौन क्रम में, समांतर। समांतर बात किया तो एक दूसरे क्या हुआ, ऊपर नीचे हुआ। समांतर क्रम में बात किया तो एक दूसरे को ऊपर नीचे हो गया। तो यहाँ पर हम 3 प्रतिरोध ले लिए। अब प्रतिरोध के हम नाम दे देते हैं, एक के R1 दे देते हैं, एक का R2, एक का R3। अब करना क्या है कि ये जो तीनों प्रतिरोध के पहला सिरा है उसको एक बिंदु पर क्या रोक देते हैं, और इसका दूसरा सिरा है उसको एक बिंदु पर। तो इसका जो पहला सिरा है, फिर इसका पहला, फिर इसका पहला सिरा जोड़ दिए, फिर इसका पहला, फिर इसका पहला, फिर इसका पहला, और जोड़ कर क्या करते हैं, बाद में हम लोग एक सेल से जोड़ देते हैं। एक सेल से क्या करते हैं, इसको कनेक्ट कर देते हैं। एक सेल से क्या कर दिए, हम कनेक्ट कर दिए। यहाँ पर देख सकते हैं हमारा चित्र बन के हो गया तैयार। अब बोलिएगा सर कि इसमें क्या चीज़ का मान समान होता है, तो हम बताएं कि समांतर क्रम में जो होता है विभवांतर के मान सब में क्या होगा, एक समान होगा। विभवांतर का मान सब में क्या होगा, एक समान होगा। भी का मान सब में क्या होगा, एक समान होगा। अलग अलग क्या होगा, तो ये भी हम आपको बताए हैं कि अलग अलग इसमें क्या होता है, धारा का मान। R1 में धारा क्या होगा, I1 होगा, इसमें क्या होगा, I2 होगा, इसमें क्या होगा, I3 होगा। ठीक है, यहाँ पर इतना करके क्या कर लेना है, चित्र बना के आप रेडी कर लीजिए। चित्र आपका बन के क्या हो गया, तैयार होगा। अब अगर परिभाषा लिखना चाहते तो क्या लिखिएगा कि प्रतिरोधों का समांतर क्रम समूहन करने के लिए सभी प्रतिरोधों के पहला सिरा को एक बिंदु पर जोड़ देते हैं एवं दूसरा सिरा को एक बिंदु पर जोड़कर बाद में एक सेल लगा देते हैं। इसी व्यवस्था को बोलते हैं प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम समांतर क्रम समूहन। ठीक है, तो इस तरीके से आप चित्र बना लीजिएगा। इसका हम रचना कर देते हैं बच्चों, क्योंकि हम इसके लिए व्यंजक प्राप्त करना है तो हम रचना जरूर करेंगे। इसके रचना कर देते हैं, रचना, और रचना में जो हमको चित्र में दिख रहा है वही बात लिखेंगे जैसे उसमें हम लोग लिखे हैं। क्या क्या दिख रहा है लिखेंगे, माना कि तीन प्रतिरोध R1, R2 और R3 है। ठीक है, इन प्रतिरोधों के बीच
उत्पन्न विभवांतर क्या है, भी है, प्रतिरोधों में प्रवाहित धारा देख सकते हैं चित्र में क्या है, I1, I2 और I3 है। ठीक है, तब लिख सकते हैं नाउ, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, जब अलग अलग जो है अगर कुल धारा की बात करेंगे तो I बराबर क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। उसमें क्या किए हैं, हमारा विभवांतर के मान क्या था, अलग अलग था, तो उसमें हम विभवांतर के मान को ऐड किए। यहाँ पर देख सकते हैं कि विभवांतर के मान को क्या किए हैं, ऐड किए हैं, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। इसी तरीके से यहाँ पर जो है हमारा धारा के मान अलग अलग है, इसलिए धारा को क्या किए हैं, ऐड कर लिए है, तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। इसी तरीके से हम सभी प्रतिरोधों पे धारा के मान ज्ञात कर लेते हैं, फिर समीकरण हम बनाकर उसमें क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। समीकरण क्या मान लेते हैं, इसको हम मान लिए 1। अब लिखेंगे कि R1 प्रतिरोध में प्रवाहित धारा तो क्या हो जाएगा, R1 प्रतिरोध में I1 धारा है, तो I1 बराबर, आपको हम ये भी बताएं कि V बराबर होता है IR, सूत्र V बराबर IR, तो आपका I बराबर क्या होता है, ओम के नियम से धारा का मान V बटा R। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा V बटा R, लेकिन I1 धारा प्रवाहित प्रतिरोध क्या है, R1 है। इसको समीकरण 1, तो इसको समीकरण हम मान लेते हैं 2। इसी तरीके से फिर लिखेंगे R2 प्रतिरोध में प्रवाहित धारा I2 बराबर V बटा R2, समीकरण हो जाएगा ये आपका 3। फिर इसी तरीके से क्योंकि हम 3 प्रतिरोध को लिए हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 प्रतिरोध लिए हैं, तो R3 प्रतिरोध में प्रवाहित धारा I3 बराबर V बटा R3, क्योंकि I3 में क्या प्रवाहित हो रहा है, R3 प्रतिरोध में I3 धारा प्रवाहित हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर 3 लिए हैं। यहाँ पर समीकरण हो जाएगा आपका 4। अब क्या करेंगे, I1 के मान हमको प्राप्त हो गया, I2 के और I3 के, ये तीनों मान को क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। जब समीकरण 1 में रखेंगे, जो हमारा टारगेट है, जो लाना है वो आ जाएगा। हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में मान को हम रखकर आपको बता देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में I1, I2 एवं I3 का मान रखने पर चलिए यहाँ पर हम लिख लिए। आप देख सकते हैं आपका यहाँ समीकरण क्या है, 1। तो I बराबर, यहाँ पर I बराबर क्या है, समीकरण I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। चलिए I बराबर, I1 के मान देख लीजिए एक बार, आपको दिखा देते हैं क्या है I1 के मान। यहाँ पर देख सकते हैं I1 बराबर V बटा R1, I2 के मान V बटा R2, I3 का V बटा R3। चलिए यहाँ पर रख देते हैं, I1 के मान हो गया V बटा क्या हो रहा है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, I1 के मान रखते हैं। यहाँ पर कुछ आ गया है, उस राइटिंग को हम हटा देते हैं। ठीक है, कि ना मानेगा क्या, बार बार आ जा रहा है। गजब है, क्या हो रहा है। चलो फिर से बच्चों हम बता देते हैं, यहाँ पर पेज लेकर। ठीक है, लिखते हैं समीकरण 1 में I1 समीकरण 1 में
समीकरण 1 में I1, I2 और I3 का मान रखने पर, समीकरण 1 में I1, I2 और I3 का मान रखने पर समीकरण 1 आप देखे होइएगा I बराबर क्या है, तो I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 के मान देख सकते हैं, आपको यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, देख लीजिए I1 का मान क्या है, I2 के मान, I3 का मान, ठीक है। यहाँ पर आप रख देते हैं I बराबर V/R1 प्लस V/R2 V/R3। और आप एगो चीज़ जानते हैं, यहाँ पर बता देते हैं, चूँकि अभी हम आपको बताए हैं I बराबर क्या होता है, V/R। अब बताइए हम कौन क्रम में पढ़ रहे हैं, तो समांतर क्रम में, और पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलेंगे तो पैर पर लगा देते हैं P। अब ये मान जो है I के जगह पर रख देंगे, ठीक है। ये वाला जो मान है किसके जगह पर रख देंगे, I के जगह पे, तो V/RP बराबर V/ क्या करते हैं, यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, V क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा सभी में, तो 1/R1 बचेगा प्लस 1/R2, फिर बचेगा 1/R3। अब क्या करते हैं, V से भी क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। आप देख सकते हैं कि जो आपका टारगेट था वो टारगेट यहाँ पर आ गया। लेकिन अगर कहेगा कि प्रतिरोध की संख्या 2, 3 नहीं देकर प्रतिरोध की संख्या बहुत ज़्यादा है, 10 है, 20 है, तब सूत्र क्या हो जाएगा, यहाँ पर बढ़ते चलेंगे, क्या चलेंगे, बढ़ते चलेंगे। यहाँ लिख देते हैं, यदि प्रतिरोधों की संख्या n हो तो आपका सूत्र हो जाएगा 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट 1/RN तक, ठीक है। जय को प्रतिरोध होगा उतना को क्या करेंगे, हम लोग जोड़ लेंगे। अब प्रश्न करेगा कि 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़ा है, तो समतुल्य प्रतिरोध आप सूत्र लगाइए, R1 के मान रखिए, R2 के रखिए, R3 का, अब बट्टा पर के उसको जोड़ कर दीजिए, फिर पलट दीजिए, आपका RP का मान आ जाएगा, वही आपका क्या होगा, न्यूनतम मान आएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो समांतर क्रम में प्रतिरोध के मान न्यूनतम आता है और श्रेणी क्रम में क्या आता है, मैक्सिमम आता है। तो इस तरीके से हम लोग श्रेणी क्रम, समांतर क्रम में क्या जान गए, जितने भी इसका व्यंजक था वे सभी को हम लोग क्या कर लिए, क्लियर कर लिए। अगर प्रश्न पूछेगा तो आप किस तरीके से बनाइएगा वो भी आपको हम बता देते हैं, एक प्रश्न बनाकर बता देते हैं। यदि समांतर क्रम में आपका प्रश्न एक इस तरीके से पूछेगा तो आप कैसे बनाइएगा, इस सूत्र पर, यदि समांतर क्रम में 2 ओम, 5 ओम, ठीक है, 10 ओम के 3 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं तो समतुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात करें। तो आप क्या करिए, यहाँ पर दिया हुआ है प्रतिरोध का मान 2 ओम, 5 ओम, 10 ओम। तो सूत्र सोचना है कि समांतर क्रम की बात कर रहा है, तो हम सीधे क्या जाएंगे सूत्र पर, और हमने बताए हैं समांतर क्रम के लिए सूत्र क्या बताए हैं सूत्र से, तो बोलिएगा सर अभी सिद्ध किए हैं 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, 1/RP। देख सकते हैं R1 का मान कितना दिया हुआ है 2 ओम, 1/2 प्लस 1/5 प्लस 1/ यहाँ पर देख सकते हैं 10, बट्टा पर के जोड़ करेंगे 1/RP, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 10, 2 पंचे 10, 5 दूनी 10, 10 एकम 10। अब इसको क्या करेंगे 1/RP बराबर 5 2 7, 5 2 7 एक क्या हो गया 8/9। लेकिन अभी आपका फाइनल आंसर नहीं है, इतना कर दीजिएगा तो गलती हो जाए। अब क्या करना है, कुछ आगे करना है, पलटना पड़ेगा।
क्या करिए, पलट दीजिए। अब पलट दीजिए, नहीं तो क्रॉस गुना कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। तो 8 में करिएगा आरपी से तो 8 आरपी, ठीक है। और 9 में 1 से तो 9, फिर एक गुना में है आरपी रखेंगे तो क्या हो जाएगा 9/8। देख सकते हैं 9 ऊपर चल गया 8, इतना क्या, इतना ओम आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपका आएगा समांतर क्रम समूहों पर प्रश्न, तो आप बना सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा, यहाँ पर सब हम जान गए। चलिए अब इस तरह हमारा प्रतिरोध के श्रेणी क्रम समांतर क्रम समूहन भी उस समय से पढ़ रहे थे, आपको एकदम डिटेल में बताए हैं, क्या कि जो कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी है सभी को समझ में आएगा, इसीलिए थोड़ा समय लगा है। हमारा अगला प्रश्न है, देख सकते हैं यहाँ पर चित्र दिख रहा होगा जिसका नाम है विद्युत बल्ब। क्या है प्रश्न रहेगा आपका, विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब चित्र यहाँ पर दिख रहा है और चित्र में देखकर आप बता सकते हैं कि बल्ब भी है, और इसी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। आप ऐसा बल्ब तो ज़रूर देखे होइएगा जो बहुत ज़्यादा फ्यूज होता है, उसी को हम यहाँ पर ले आए हैं। यहाँ पर देख सकते एकदम ऐठी हुई रचना होती है, जो ज़्यादा वोल्टेज के कारण, या देख सकते हैं उसका कुंडली कभी कभी टूट जाता है, जिस वजह से आपका लाइट नहीं जलता है। पहले के समय में तो बल्ब का प्रयोग ज़्यादा होता था, लेकिन अभी जो है एलईडी बल्ब का प्रयोग ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो होता है ना ऐठी हुई रचना, यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर ये ऐठी हुई रचना का नाम है फिलामेंट। क्या नाम है, फिलामेंट, या इसी को हिंदी में बोलते हैं प्रकाश तंतु। फिलामेंट को ही बोलते हैं प्रकाश तंतु। अगर पूछेगा फिलामेंट जो होता है किस धातु का बना होता है, तो आप बताइएगा सर टंगस्टन का बना होता है। क्या चीज़ का, टंगस्टन का। अच्छा आपसे एक प्रश्न करें, टंगस्टन का बना होता है, क्यों बना होता है टंगस्टन का, क्यों बना होता है बताइए, दूसरा धातु का प्रयोग क्यों ना होता है, तो बोलिएगा इसका उच्च जो होता है गलनांक होता है। उच्च क्या होता है, गलनांक उच्च होता है, ठीक है। उच्च गलनांक के कारण ही इसमें टंगस्टन का प्रयोग करता है। लेकिन आपसे पूछेगा विद्युत हीटर में, विद्युत हीटर में किसका प्रयोग होता है, किस तार का, तो विद्युत हीटर में जो होता है नाइक्रोम का। किसका प्रयोग होता है, नाइक्रोम का। देखते हैं हीटर जो गर्म हो जाता है और वहाँ पर कोई वस्तु को गर्म कर देता है तो उसमें नाइक्रोम धातु लगा होता है, इसका भी गलनांक उच्च होता है। चलिए हम विद्युत बल्ब पे आते हैं। तो ये ऐठी हुई संरचना आपको चित्र में दिख रहा है जिसका नाम है फिलामेंट, जिसको जो टंगस्टन धातु का बना होता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि नाइट्रोजन गैस है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर नाइट्रोजन के अलावा जो है क्या भरा होता है, तो बोलिएगा अक्रिय गैस। कौन गैस, अक्रिय गैस भरा होता है। इसमें अक्रिय गैस भरा होता है किसके अंदर, तो विद्युत बल्ब के अंदर। अक्रिय गैस में आपका किसका किसका नाम आ गया, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन, जेनॉन। तो इसमें पूरा अक्रिय गैस नहीं होता है, आर्गन और हीलियम जैसा अक्रिय गैस होता है। ज़्यादातर के आर्गन और जो आपका हीलियम है वैसे अक्रिय गैस का प्रयोग इसमें ज़्यादा किया जाता है। अक्रिय गैस 6 गो है, आर्गन, हीलियम, नियॉन, ठीक है ना, रेडॉन, जेनॉन। और आपका हो जाएगा इसमें जो विद्युत बल्ब है, यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन है ये अक्रिय गैस नहीं है, फिर भी इसका भी प्रयोग इसमें किया जाता है। क्यों किया जाता है, अगर इसमें ऑक्सीजन का प्रयोग अगर करें तो ये भंगुर हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन के थोड़ा भी संपर्क में जब आता है तो देख सकते हैं इसका जो शीशा होता है ब्लास्ट कर जाता है। इसीलिए इसमें से जितने भी गैस होता है सबको निकाल कर और आर्गन, हीलियम और नाइट्रोजन जैसे गैसों को इसमें क्या कर देता है, भर दिया जाता है, ठीक है। ये देख सकते हैं कांच का बना होता है, ये कांच का ही बना होता है संरचना। यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरा कांच का होता है, तो कांच का बना बल्ब है। यहाँ पर देख सकते हैं धातु का पिन होता है 2 गो साइड में, यहाँ पर 2 गो पिन होता है। जब लगाते हैं बल्ब में तो क्या होल्डर में लगाने से उसको रोक कर रखता है। और यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर बिजली के कनेक्ट करने के लिए 2 गो चंदन की तरह इसमें लगा होता है, वो जो होता है कनेक्ट होता है। पिन जो होता है वो क्या होता है, वो पिन होता है बल्ब में कनेक्ट, और बल्ब क्या होता है, जलने लगता है। तो आप इसके संरचना को जान गए। बोलिएगा क्या, विद्युत बल्ब एक कांच का बना हुआ, विद्युत बल्ब का संरचना कांच की तरह होता है, कांच का ही बना होता है इसका पूरा जो बाहरी आवरण होता है, और उसमें धातु के जो होता है एक ऐठी हुई रचना होती है जिसको फिलामेंट कहते हैं, और फिलामेंट टंगस्टन धातु का बना होता है। और विद्युत बल्ब के अंदर नाइट्रोजन और हीलियम, आर्गन जैसे अक्रिय गैस को भरा जाता है, इसलिए कि ये भंगुर जल्दी ना हो, क्योंकि अगर ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो पूरा शीशा जल्दी टूट जाता है, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं दोनों साइड में पिन लगा होता है, ठीक है। इस पिन पर क्या होता है, बल्ब को होल्डर में सेट किया जाता है, और यहाँ पर 2 पिन होता है। जब होल्डर में लगाया जाता है तो वहाँ पर उसको कनेक्ट करता है, तब जाके क्या होता है, जलने लगता है।
चलिए आपको हम संरचना और बता देते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, देख लीजिए विद्युत बल्ब की संरचना। कांच का बल्ब, यह एक गोलाकार बंद कांच की आकृति होती है। आप नोट करिएगा, यह एक गोलाकार बंद कांच की आकृति होती है जिसके अंदर हवा को जाने से रोककर अक्रिय गैस भरी जाती है। हम बताएं कौन गैस? अक्रिय गैस। यहाँ देख सकते हैं टंगस्टन हम जाने हैं, चित्र में यहाँ पर देख सकते हैं कि आज किसके बारे में? टंगस्टन के बारे में, मतलब फिलामेंट के बारे में। ठीक है, टंगस्टन फिलामेंट। यह एक पतला तार होता है जो विद्युत धारा के प्रवाह से गर्म होकर चमकता है। अब होता क्या है, जब बल्ब में धारा का प्रवाह होता है तो ये फिलामेंट जो टंगस्टन का बना होता है वो गर्म हो जाता है। अब देखिए कोई चीज़ जब हीट होगा, आप लोहे के गर्म करते हुए देखिएगा तो लाल हो जाता है, और लाल होने के बाद वो प्रकाश देने लगता है। इसी तरह टंगस्टन का काम होता है, उसमें ज़्यादा जैसे ही करंट जाता है, गर्म होने के बाद एकदम लगता है वो अपना आग फेंकने, और हम लोग के क्या होने लगता है, आसपास के एरिया को प्रकाशित कर देता है। तो यहाँ पर यही होता है, यह एक पतला तार होता है जो विद्युत धारा के प्रवाह से गर्म होकर चमकता है। टंगस्टन का गलनांक बहुत क्या होता है? उच्च होता है। हम बताए हैं टंगस्टन का गलनांक क्या होता है? बहुत उच्च होता है। तीसरा आप संरचना क्या लिखिएगा? संरचना में अक्रिय गैस कि फिलामेंट के ऊपर आर्गन, बताए हैं ना, आर्गन जैसे अक्रिय गैस भरी होती है जो टंगस्टन फिलामेंट को जलने या ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन के संपर्क में आने से रोकता है। क्या करता है? बचाता है, जिससे उसका जीवन काल बढ़ जाता है। थोड़ा भी ऑक्सीजन की मात्रा उसमें गया, ब्लास्ट कर जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए धातु का कैप, देख सकते हैं दो कैप होता है। यह बल्ब का आधार होता है जो धातु का बना होता है और बल्ब को लैंप के सॉकेट में सुरक्षित रखता है, मतलब उसको सुरक्षित वहाँ पर सेट रहता है। यहाँ पर देख सकते हैं संवाहक तार, ये फिलामेंट को धातु के कैप और बिजली के स्रोत से जोड़ते हैं। यहाँ पर हमने बताया है दोनों चीज़ के बारे में। यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पर है ये धातु का पिन। चलिए आप बल्ब के बारे में जान गए। अब देखिए कि फ्यूज, देख सकते हैं एक शब्द आ रहा है फ्यूज तार। फ्यूज तार की मुख्य विशेषता क्या क्या होता है आपसे पूछेगा, तो अपने घर में ज़रूर फ्यूज का प्रयोग करिएगा। हर जगह फ्यूज का प्रयोग हर उपकरण में किया जा रहा है, ट्रांसफार्मर के पास किया जा रहा है, क्योंकि जब कोई घटना हुआ, शॉर्ट सर्किट हुआ, तो वहाँ पर धारा के मान बढ़ जाता है और हानि होने की ज़्यादा संभावना होती है। तो फ्यूज को लगा दिया जाता है ताकि जब आवश्यकता से अधिक धारा का प्रवाहित हो तो फ्यूज क्या है? टूट जाए। क्या हो जाए? टूट जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे? फ्यूज ऐसे तार के लगाएंगे जिसका क्या रहेगा? दो बात याद रखिएगा। एक में हम लिख देते हैं, यहाँ पर भी लिखा हुआ है उच्च प्रतिरोध हो। उच्च क्या हो? प्रतिरोध हो। यही विशेषता है मतलब फ्यूज तार के कि उच्च प्रतिरोध होता है। उच्च क्या होता है? प्रतिरोध होता है। और दूसरा कम गलनांक होता है। क्या होता है? कम गलनांक होता है। अब ज़रा सोचिए कि अपने घर में फ्यूज लगा रहे हैं, फ्यूज का तार एकदम पतला सा लगाया जाता है, कॉपर के थोड़ा सा उसको जो एक टुकड़ा होता है उसको लेकर लगाया जाता है। अब मान लीजिए कोई बच्चा क्या किया कि 10 को 20 को तार को लपेट दिया फ्यूज में, 10 को 20 को तार को क्या किया? इसने लपेट दिया और तब जाके वहाँ पर कनेक्ट कर दिया। अब क्या करेगा? जब शॉर्ट सर्किट होगा तो यहाँ पर क्या रहेगा? गलनांक तो उसका कम होना चाहिए, लेकिन मजबूत होने के कारण वो जल्दी नहीं गल पाता है। पूरा तहस नहस तबाही हो जाएगा घर के, मतलब पूरा घर के सब चीज़ जल जाएगा, लेकिन फ्यूज ज्यों का त्यों रहेगा। इसीलिए फ्यूज तार को एकदम कम गलनांक वाला लगाना चाहिए, जिस जल्दी टूट जाए, मतलब आवश्यकता से अधिक उसमें करंट का प्रवाह हो तो क्या हो? टूट जाए। इसीलिए हम लोग कम गलनांक वाला फ्यूज तार का प्रयोग करते हैं। और प्रतिरोध की क्या होना चाहिए? उच्च होना चाहिए। ये दो विशेषता फ्यूज तार के। अब पूछेगा कि फ्यूज तार को किस में, प्लस वाला में धनात्मक सिरा में लगाते कि धनात्मक, तो बोलिएगा फ्यूज को हमेशा जोड़ा जाता है प्लस वाला में। ठीक है, प्लस वाला में जोड़ा जाता है। चलिए अगला हमारा प्रश्न है प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, इसी को बोलते हैं प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। आपको हम बता दें कि एक तार हम 100 मीटर के ले लेते हैं। ठीक है, एक 100 मीटर के हम तार ले लिए और एक तार हम ले लेते हैं 1000 मीटर का। ठीक, एक और हम तार ले लेते हैं जिसका जो क्षेत्रफल है अनुप्रस्थ काट का 10 सेंटीमीटर का, और एक हम ले लेते हैं जिसका क्षेत्रफल है 20 सेंटीमीटर का। ठीक, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर कर लेते हैं। एरिया की बात करें अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के, तो यहाँ पर इसका जो लंबाई हम 100 मीटर लिए हैं, इसका लंबाई कितना लिए हैं? 1000 मीटर। अब बताइए कि किसमें प्रतिरोध ज़्यादा होगा? तो बोलिएगा कि जो जितना लंबा होगा उसमें प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा होगा।
और प्रतिरोध के क्या काम होता है कि धारा के प्रवाह को विरोध करना। आप अपने घर से, आपके 2 घर है मान लेते हैं, तो एगो डेरा है, एक घर है, तो अपने घर से आप ट्रांसफार्मर के बगल से जो पोल होता है वहाँ से कनेक्ट करके ले गए अपने घर में, खूब अच्छा से जल रहा है, और अपने घर से लेकर 200 फीट डेरा है, वहाँ पर वही बल्ब के लगाइएगा तो उसका प्रकाश थोड़ा कम रहेगा और वोल्टेज वहाँ पर चेक करिएगा तब कम होगा। क्या हुआ कि तार जो है वो प्रतिरोध जो है कुछ वोल्टेज को खा गया, वो अपने अंदर समाहित कर लिया। तो जितना लंबा होता है तार उसका प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा होता है। तो प्रतिरोध जो होता है चालक तार के लंबाई के समानुपाती होता है। लंबाई के क्या होता है? समानुपाती होता है। और क्षेत्रफल की बात करेंगे, जिसका क्षेत्रफल जितना ज़्यादा रहेगा उसमें प्रतिरोध उतना ही कम रहेगा। तो क्षेत्रफल क्या हो गया इसका अपोजिट, तो इसमें प्रतिरोध क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा, क्योंकि इसका क्षेत्रफल कम है और इसका क्षेत्रफल क्या है? इसका क्षेत्रफल अगर बात करें तो ज़्यादा है तो इसका प्रतिरोध कम होगा। तो प्रतिरोध के क्षेत्रफल के क्या होता है? यहाँ पर क्षेत्रफल के क्या हो जाएगा? व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, ये 2 चीज़ का ही प्रयोग करेंगे हम लोग किसमें? प्रतिरोधकता में। ठीक है, तो किसी चालक तार के लंबाई के, किसी चालक तार का प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इसी से हम लोग व्यंजक प्राप्त करेंगे। और बहुत प्यारा सा इसका सूत्र और एग्जाम में खूब पूछता है कि ओम मीटर क्या होता है, किसका यूनिट होता है? तो प्रतिरोधकता का ही होता है। देखिए अब इसको हम प्राप्त करते हैं। लिखेंगे क्या इसमें? थोड़ा हम इसमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों? किसी चालक तार का प्रतिरोध, यहाँ पर नोट करेंगे, यहाँ पर नोट करेंगे किसी चालक तार का प्रतिरोध, किसी चालक तार का प्रतिरोध, किसी चालक तार का प्रतिरोध उसके लंबाई के समानुपाती होता है एवं उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब आपसे पूछेगा कि चलिए सर कि ये भी हमको जल्दी याद नहीं होगा, तो आप बोल सकते हैं प्रतिरोध के गुण को ही बोलते हैं प्रतिरोधकता। जो प्रतिरोध के गुण है, नाम भी देख सकते हैं उसी तरह का है, प्रतिरोध, मतलब प्रतिरोध के गुण को ही बोलते हैं प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। और इसमें क्या लिखेंगे? किसी चालक तार का जो प्रतिरोध है उसके लंबाई के समानुपाती होता है और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। उदाहरण देकर आपको हमने बताए हैं, 2 चालक तार भी लिए हैं, लंबा लेकर लिए थे, एगो 100 मीटर का, एगो 1000 मीटर का, और एक क्षेत्रफल वाला भी लिए हैं। और यहाँ पर हम इसके थ्रू हम लिखेंगे अर्थात क्या लिखेंगे? अर्थात लिखेंगे कि प्रतिरोध जो है लंबाई के क्या हो गया? समानुपाती हो गया और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या हो गया? व्युत्क्रमानुपाती हो गया। तो अब हम लिखेंगे नाउ, इसको इस तरीके से लिखने के बाद आर जब समानुपाती होता है तो वहाँ पर उस चीज़ को ऊपर लिखेंगे, जो समानुपाती है उसको क्या लिखेंगे? हम ऊपर लिखेंगे, और जो व्युत्क्रमानुपाती उसको क्या लिखेंगे? नीचा लिखेंगे। और जब समानुपाती के चिन्ह हटाते हैं और बराबर जब लिखते हैं तो एक नियतांक लगाते हैं, वो नियतांक का नाम ही है रो। नियतांक को क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं एक सूत्र आया R बराबर रो एल ए, लेकिन ये आपका प्रतिरोधकता का सूत्र नहीं है, प्रतिरोध का है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसके नीचे हम 1 लगा देते हैं और यहाँ पर 1 में रो एल से करेंगे, रो एल से, तो आपका आएगा यहाँ पर आर ए। क्या गया? आर ए। जब हम रो को रखते हैं और ये एल गुना में इधर आ जाएगा तो आपका कथी में हो जाएगा? भाग में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एक सूत्र बन के आ रहा है रो बराबर आर ए बट्टा एल। रो बराबर आर ए बट्टा एल,
जहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आर प्रतिरोध आप जान रहे हैं, ए लंबाई जान रहे हैं, ए क्षेत्रफल जान रहे हैं। जो रो आया है ना, पी के थोड़ा सा ना इसको झुका दीजिएगा, इसको बोलते हैं रो। ये रो जो है, इसी रो को बोलते हैं चालक का प्रतिरोधकता, मतलब प्रतिरोध के जो गुण हैं उसी को बोलते हैं प्रतिरोधकता। और प्रतिरोधकता को हम लोग सूचित करते हैं रो से। क्या चीज़ से? रो से। एक चीज़ हम बता देते हैं, यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं कि प्रतिरोध इसे क्या चीज़ से? रो से सूचित किया जाता है। क्या चीज़ से? रो से सूचित किया जाता है। क्या चीज़ से सूचित किया जाता है? तो रो से। तो यहाँ पर आपका सूत्र बनके तैयार हो गया किसका? तब प्रतिरोधकता के रो बराबर RA/L। अब आपको जहाँ भी लिखना है तो आप ज़रूर लिखिएगा, और लिखना भी चाहिए, क्योंकि आप सबसे अलग लिखिए तब जाके आप अच्छा करिएगा। जहाँ रो बराबर क्या है? रो बराबर, रो एक नियतांक है जिसे प्रतिरोधकता क्या कहते हैं? प्रतिरोधकता, जिसे प्रतिरोधकता कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है बच्चों? प्रतिरोधकता कहा जाता है। आर क्या है? तो आर तो आप ऑलरेडी जान रहे हैं, आर जो है आपका प्रतिरोध है। और ए क्या है आपका? तो ए आपका है क्षेत्रफल। पूछेगा एल क्या है? तो एल बोलिएगा लंबाई। चालक की क्या होता है? लंबाई होता है। यहाँ पर हमारा सूत्र बन के तैयार हो गया। ठीक है, क्या चीज़ से डिनोट कर ये भी लिख लिए, लेकिन आपको अब इतना ही नहीं करना है, थोड़ा और करना है। आपको बेहतर नंबर लाना है। अब मान लीजिए ये सब नहीं लिखिएगा तो कम से कम ये लिख दीजिएगा कि प्रतिरोध के गुण को प्रतिरोधकता कहते हैं, इसे रो से सूचित करते हैं, और यहाँ पर लंबाई के समानुपाती, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। आपको हम सूत्र एकदम सिद्ध करके बता दिए हैं। अगर नहीं याद होगा तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, रो बराबर RA/L। और आपको एक चीज़ और हम बता देते हैं, इसका जब अगला स्टेप में जब बात करिएगा तो अगला स्टेप में क्या करना है, हम आपको ऑलरेडी कई वीडियो में आपको बताए हैं। परिभाषा लिखना है, फिर क्या चीज़ से डिनोट करता है ये लिखना है, तीसरा स्टेप में सूत्र लिखना है, और चौथा स्टेप में क्या लिखना है? उसका मात्रक लिखना है। मात्रक क्या हो जाएगा? तो मात्रक हम इसके सूत्र से ही ज्ञात करके आपको हम बता देते हैं। आप ऐसे लिख देंगे तो बोलिएगा सर ऐसे लिख दिए, तो आपका सूत्र वो बराबर क्या आया? RA/L। ठीक है, तो इसी जो सूत्र है ना, जो सूत्र है उसी के मान से हम लोग मात्रक निकालेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आर प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, और क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, और यहाँ पर लंबाई है तो लंबाई का मात्रक मीटर होता है। ये वो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो बोलिएगा यहाँ पर आ रहा है ओम मीटर। क्या रहा है? ओम मीटर। क्या रहा है? ओम मीटर। तो लिख सकते हैं कि यहाँ पर लिख देते हैं प्रतिरोधकता का, आप स्टार में लिख लीजिएगा कि चाहे इस तरीके से जैसे हम निकालें वैसे भी निकाल कर लिख सकते हैं। प्रतिरोधकता का मात्रक, SI मात्रक क्या होता है? तो ओम मीटर होता है। ओम मीटर होता है। ओम मीटर होता है। आप सिंबल में ऐसे लिख सकते हैं, इस तरीके से ओम मीटर होता है। चलिए, यहाँ पर इतना हो गया आपका तैयारी। इस तरह हम प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम, समांतर क्रम समूहन, और यहाँ पर देख सकते हैं प्रतिरोधकता, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम में अंतर, बल, विद्युत बल, उस सब सारी चीज़ों के जान गए। अगला टॉपिक शक्ति है, ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा है, ठीक है ना, तारा और ग्रह में अंतर है, विद्युत धारा का उसमें प्रभाव है। इस तरीके से अगर पूरा बताएंगे ना तो वीडियो लंबा हो जाएगा। एक वीडियो और लेकर आएंगे और उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव भी हम लोग कराएंगे, और तब जाके आपका जो विद्युत धारा चैप्टर है काफ़ी लंबा है, और एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा कहे तो इससे आता है प्रश्न सब चैप्टर की तुलना में। तो इस तरीके से हम लोग अगले वीडियो में आएंगे पार्ट 3 को लेकर, और पार्ट 3 में वे सारी चीज़ों को हम क्या कर लेंगे? कंप्लीट कर लेंगे। तो रहने देते हैं, तब तक के लिए मिलेंगे अगले वीडियो में। यहाँ पर देख सकते हैं, आप अपना पढ़ाई करते रहिएगा मन से, और जो भी दिक्कत प्रॉब्लम होगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।